मेरी आवाज सुनाई दे रही ठीक ढंग से? अमीषा जी, मेरी आवाज ठीक ढंग से सुनाई दे रही है? हो सर। ठीक है। बीच में कोई दूसरा बोल रहा है क्या? बाहर की आवाज आ रही है सर। शायद शायद मेरी ही आवाज रिपीट हो रही है शायद। ठीक है, अब आवाज बंद कीजिए आप। ओके सर। बीकॉम द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 3 अर्थात संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी भाग 1 में आपका फिर से स्वागत है। हमारे पाठ्यक्रम में पहला भाग है भाषा और भाषा शिक्षण, और ये जो पुस्तक है आपके सम्मुख, ये पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में लगी है जिसका नाम है संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी। ओरिएंटल ब्लैक स्वैन प्रकाशन नई दिल्ली से है और इसके संपादक हैं हिंदी अध्ययन मंडल। दर्शन कराड़े जी, हार्दिक स्वागत है। कल की तासिका में दर्शन आप थे क्या कराड़े जी? ठीक है, कोई बात नहीं, हम सीधे पाठ्यक्रम को आरंभ करते हैं। देखिए, हमारे पाठ्यक्रम का पहला भाग है भाषा और भाषा शिक्षण, दूसरा प्रयोजन मूलक भाषा तात्पर्य एवं स्वरूप, तीसरा वाणिज्य व्यवसाय और हिंदी, चौथा व्यावसायिक संप्रेषण, और पांचवा है वित्त तथा व्यवसाय संबंधी निबंध लेखन। तो इसमें से हम पहले भाग को आरंभ करते हैं। आपकी कोई शंकाएं हो तो आप बाद में व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इस समय मैं केवल बोलूंगा, आप सुनते रहेंगे, ठीक है? भाषा और भाषा शिक्षण, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम भाषा शिक्षण क्या है यह समझने का प्रयास करेंगे। भाषा शिक्षण से तात्पर्य, भाषा एक सोद्देश्य गतिशील विकासात्मक एवं सचेतन प्रक्रिया है। निर्दिष्ट उद्देश्य प्राप्ति के लिए अध्यापक द्वारा सुनियोजित क्रिया को शिक्षण के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षण की परिणति अधिगम है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप बालक अथवा बालिका या किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन होता है जो कि एक नवीन कुशलता या कौशल्य को प्राप्त करने में, नई आदतों के विकास में तथा सामाजिक समायोजन में समर्थ होता है। स्पष्ट है कि मात्र विभिन्न विषयों की जानकारी देना शिक्षण नहीं है, अपितु वह ऐसा ज्ञानात्मक संस्कार है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास हो। इसीलिए शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण और अधिगम का परस्पर संबंध आवश्यक होता है। अब देखिए, जो शिक्षण की प्रक्रिया, इसमें बार बार एक शब्द आया है अधिगम, जिसको अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। मतलब हम पढ़ाते हैं तो आप अधिगम करते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को समझना अत्यंत आवश्यक है। भाषा सभी प्रकार के शिक्षण का माध्यम होती है। चाहे आप राज्य शास्त्र पढ़िए, चाहे आप इतिहास पढ़िए, अर्थशास्त्र पढ़िए, वाणिज्य पढ़िए, साइंस पढ़िए, हर विषय का ज्ञान आपको केवल और केवल भाषा के माध्यम से ही होता है। इसलिए भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा की कमजोरी शिक्षा की उद्देश्य पूर्ति में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। अगर आपकी भाषा ठीक नहीं है, अगर आपका भाषा पर अधिकार नहीं है, तो आप अन्य विषयों का भी शिक्षण ठीक ढंग से नहीं ले सकते। यह बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। इसीलिए शिक्षण प्रक्रिया में भाषा शिक्षण का महत्व अधिक है। भाषा शिक्षण औपचारिक रूप से सुनियोजित एवं सोद्देश्य प्रक्रिया है। सुनियोजित एवं सोद्देश्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों में कुशलता का विकास किया जाता है। सामान्यतः शिक्षण का अर्थ ज्ञान प्रदान करना कहा जाता है, जानकारी देना, कुशलता का विकास करना है। परंतु भाषा शिक्षण के संदर्भ में
भाषा के सैद्धांतिक ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। मतलब देखिए, अगर आपको भाषा सीखनी है तो आपको भाषा का व्याकरण आ जाए, ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं है। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। मतलब आप व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, उभयान, योजक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, इन सब की जानकारी आपको न हो तो भी चलेगा, क्योंकि भाषा का सीखने का मूल उसके बोलचाल में है, न कि व्याकरण में। व्याकरण भाषा का शिखर है, बुनियाद नहीं। भाषा सीखने की प्रक्रिया की बुनियाद में, मूल में, नींव में बोलचाल, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना है, न कि व्याकरण। मतलब सैद्धांतिक ज्ञान भाषा की, मतलब किस भाषा में कितनी ध्वनियां हैं, कितने अक्षर हैं, कितने शब्द हैं, उसमें कौन कौन से पद आते हैं, उसके उपसर्ग क्या होते हैं, परसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, छंद क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। ऐसी बात की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल सुनते सुनते, बोलते बोलते, लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते भाषा का ज्ञान हो जाता है। व्याकरण की या भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों की उसमें कोई जरूरत नहीं है। और हर बार हम खास करके अंग्रेजी भाषा सीखते समय व्याकरण से शुरुआत करते हैं, इसलिए हमें वो भाषा नहीं आती। अगर हम व्याकरण की जगह बोलचाल की अंग्रेजी सीखें तो अपने आप अंग्रेजी आती रहेगी, आपको अंग्रेजी का डर नहीं लगेगा। अंग्रेजी का डर इसलिए लगता है क्योंकि व्याकरण पर उसमें ज्यादा जोर दिया जाता है। संस्कृत का भी प्राय यही हाल है। सर्वसामान्य लोग संस्कृत इसलिए नहीं बोल पाते, इसलिए सीख नहीं पाते क्योंकि उसमें व्याकरण का एक अवडंबर किया गया है। इसलिए भाषा, किसी भाषा को सीखने के लिए उसके सैद्धांतिक या व्याकरणिक बातों को अर्जित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस बोलते 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 रहो। अब छोटा बच्चा जब माँ उसे कहती है कि ये बाबा है, ये काका है, ये चाचा है, ये माताई है, तो ये अपने आप वो ग्रास्प कर लेता है, समझ लेता है और वैसा उच्चारण करने लग जाता है। उसको ये बताने की जरूरत नहीं होती कि तुम्हारी बहन का नाम, उसकी संज्ञा ताई है, उसका विशेषण बड़ी बहन है, ये बताने की आवश्यकता नहीं होती। उसे ताई ताई कहते काम चल जाता है। इसलिए ध्यान दें कि सिद्धांतों व्याकरणिक बातों में न जाएं। सिद्धांतों में अगर व्याकरणिक बातों में, भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों में गए तो हमें वो भाषा नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा की संकल्पना कौशल प्रधान है और भाषा के चार कौशल हैं। एक है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। ये चार बातें आ गई, आपको भाषा आ गई। आपको उसके भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों में, व्याकरणिक सिद्धांतों में जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अतः भाषा की संकल्पना कौशल प्रधान विषय के रूप में की जाती है। अतः भाषा शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण की उस विशिष्ट व्यवस्था से है जिसके द्वारा भाषाई कुशलता का विकास संभव है। भाषाई कुशलता का संबंध भाषा के चार कौशल्यों से है। श्रवण यानी सुनना, संभाषण या भाषण यानी बोलना, पठन या वाचन यानी पढ़ना और लेखन यानी लिखना। इन कुशलताओं का संस्कार भाषा शिक्षण कहलाता है। अब चलते हैं भाषा और भाषा शिक्षण की ओर। अब हमने भाषा शिक्षण क्या है ये समझ लिया। अब हम अगले बिंदु की ओर जा रहे हैं जिसका शीर्षक है भाषा शिक्षण और भाषा शिक्षण के संदर्भ में। सामान्यतः भाषा के दो भेद होते हैं, एक मातृभाषा और दूसरी अन्य भाषा। अन्य भाषा को ही द्वितीय भाषा या इतर भाषा भी या विदेशी भाषा भी कहा जाता है। अब पहले समझते हैं मातृभाषा। अब ध्यान दें, अभी अभी एक दो वर्ष में जो नई शिक्षा नीति आई है, नया शैक्षणिक धोरण आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके अंतर्गत मातृभाषा के शिक्षण को बहुत महत्व दिया गया है जो अब तक नहीं दिया गया था। पहले समझते हैं कि मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है माँ की भाषा, जिसे बालक की माँ के सानिध्य में रह करके
सहज रूप से वो सुनता है और सहज रूप से बोलता है, वो मातृभाषा। मातृभाषा को बालक, माता पिता, भाई बहन तथा अन्य पारिवारिक जन जैसे चाचा चाची, ताता ताया ताई हैं, मामा मामी, अजी आजोबा, हाँ, दादा दादी, नाना नानी, हाँ, इत्यादि से सीखता है। इन परिवारजनों में रह करके सीखता रहता है, स्वाभाविक रूप से सीखता रहता है, सहज रूप से सीखता रहता है। चूंकि बालक सामान्यतः माँ के संपर्क में अधिक रहता है, इसीलिए बचपन से सीखी गई इस बोली या भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। औपचारिक शिक्षा के क्रम में वह मातृभाषा के मानक रूप सीख लेता है। यह मानक रूप किसी क्षेत्रीय भाषा का मानक रूप होता है। इसका व्यवहार क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत रहता है। इसे ही प्रथम भाषा भी कहा जाता है। भाषाई कौशलों का विकास सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही संभव होता है। मुख्य कौशल्यों पर अधिकार तो का एकमात्र साधन मातृभाषा ही है। मातृभाषा व्यक्ति को व्यापक सामाजिक संदर्भों से जोड़ती है और समाज की आत्मीय भाषा भी होती है। इतना ही नहीं, वह सामाजिक अस्मिता का निर्धारण भी करती है। इस दृष्टि से मातृभाषा व्यक्ति और समाज की आत्मीय भाषा होती है। उसकी सामाजिक परंपरा और सांस्कृतिक विशेषताओं में वह अभिन्न रूप से जुड़ी रहती है। मातृभाषा का जीवन से अभिन्न संबंध होता है। बिना मातृभाषा से मातृभाषा के हमारे जीवन की संपूर्णता नहीं हो सकती। और इसी कारण मातृभाषा का जीवन से अभिन्न संबंध होने के कारण बालक का समस्त ज्ञान, उसकी संकल्पनाएं मातृभाषा के द्वारा ही विकसित हो सकती हैं। अतः शिक्षण एवं ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में वांछित जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र प्रारंभिक साधन मातृभाषा ही होती है। मातृभाषा बालक के विकास का मूल आधार है। शिक्षाविद मतलब जो पढ़ाने के, अध्ययन अध्यापन के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, ऐसे शिक्षाविद इस बात पर जोर देते हैं कि बालक का बौद्धिक विकास, ज्ञानार्जन, उसके जन्मजात गुणों का प्रस्फुटन, उसकी रचनात्मक शक्ति एवं अभिव्यक्ति कुशलता के विकास का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। इसी तरह शिक्षण का माध्यम भी मातृभाषा ही होना चाहिए और मातृभाषा शिक्षण पर भी शिक्षाविद बल देते हैं। इसीलिए हमारे इस नई शिक्षा नीति में 8वीं तक प्रत्येक छात्र को सभी विषयों का अध्यापन केवल और केवल मातृभाषा के माध्यम से ही देने का निर्धारण किया गया है। और मातृभाषा शिक्षण पर भी शिक्षाविद बल देते हैं। स्पष्ट है कि मातृभाषा की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। तो ये बात हुई मातृभाषा की। अब हम चलते हैं इतर अन्य भाषा की, जिसके माध्यम से हम उच्च शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा या उच्चतम शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। अन्य भाषा, शिक्षा के संदर्भ में अन्य भाषा के 2 वर्ग होते हैं। एक देश से संबद्ध भाषाओं का वर्ग, जिसको हम देशज या देशी भाषा कहते हैं, और विदेशी भाषाओं का वर्ग होता है जिसे हम कहते हैं विदेशी भाषा वर्ग। इन दोनों वर्गों को हम फिर से 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। अपनी मातृभाषा से अन्य देशीय भाषाएं हमारी द्वितीय भाषा कहलाती हैं। इनमें से कुछ समस्रोतीय रहती हैं, कुछ विषम स्रोतीय। अब ये स्रोत होता है भाषाई परिवार से। जैसे देखिए कि मराठी हमारी मातृभाषा है, तो हमारी द्वितीय भाषा जो समस्रोतीय द्वितीय भाषा है वो हिंदी होगी, क्योंकि हिंदी और मराठी दोनों आर्य परिवार की भाषाएं हैं।
और अगर आप कन्नड़ भाषा का द्वितीय भाषा के रूप में अध्ययन करना चाहते हैं, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और तुलु भाषा का, तो वो विषम स्रोतीय देशी भाषाएं हैं, क्योंकि उनका स्रोत द्रविड़ भाषा परिवार है। भारत में आर्य भाषा परिवार जो संस्कृत से निर्माण हुआ है, जिसमें संस्कृत, हिंदी, मराठी, उर्दू, गुजराती, आसामी, उड़िया, बंगाली, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी इत्यादि भाषाएं आती हैं, वो सारी आर्य भाषाएं हैं। इसलिए हम द्वितीय भाषा के तौर पर हमारी समस्रोतीय द्वितीय भाषा भी स्वीकार कर सकते हैं, जो मैंने अभी कही थी। और विषम स्रोतीय देशी भाषा जैसे द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तुलु हैं। या फिर अगर थोड़ा सा और अगर जाकर देखें, पूर्वोत्तर की जो भाषाएं हैं, मणिपुरी भाषा है, तो वो चीनी तिब्बती परिवार की भाषा आती है, तो वो भी विषम स्रोतीय देशी भाषा हुई। मैं फिर से इस उदाहरण को देता हूं, जैसे मराठी भाषी या हिंदी भाषी व्यक्ति के लिए आर्य परिवार की समस्त भाषाएं समस्रोतीय हैं, क्योंकि इन सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तुलु और तमिल ये भाषाएं उनके एतद्देशीय विषम स्रोतीय देशीय वर्ग की भाषाएं होती हैं। समस्रोतीय भाषाओं में भाषाई घटकों की दृष्टि से समानता हो सकती है। भिन्न स्रोतीय भाषाओं के स्रोत की भिन्नता के कारण भाषाई घटकों में भिन्नता की संभावना अधिक होती है। विदेशी भाषा दूसरे देश की भाषा होती है, इसमें भी समस्रोतीय भाषाएं और विषम स्रोतीय भाषाएं होती हैं। मतलब जैसे महाराष्ट्र में मराठी, हिंदी, संस्कृत इत्यादि समस्रोतीय आर्य भाषाएं, देशी भाषाएं हैं, और विषम स्रोतीय कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और तुलु भाषाएं हैं। उसी प्रकार विदेशी भाषाओं में भी समस्रोतीय भाषाएं विदेशी भाषाएं होती हैं और समस्रोतीय विदेशी भाषाएं हो सकती हैं। जैसे अंग्रेजी, इटालियन, जर्मन, ये समस्रोतीय, ये संस्कृत से निकली हुई है। ग्रीक, रोमन, इटालियन, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ये जो भारोपीय परिवार की आर्य भाषाएं हैं, वह विदेशी हैं लेकिन समस्रोतीय हैं। और इसके उपरांत चीनी, तिब्बती, जापानी, कोरियन, अमरीकी, मूल अमरीकी है। आज अमेरिका में अंग्रेजी भले चलती हो, लेकिन जो मूल अमरीकी जो रेड इंडियन की भाषा थी वो विषम स्रोतीय है। अरबी, फारसी, ये विषम स्रोतीय भाषा है। कुछ लोग फारस की भाषा को आर्य भाषा ही कहते हैं, अरब की भाषा को भी आर्य भाषा कहते हैं, लेकिन इस पर विद्वानों में अलग अलग मत भिन्नता है। बारह बजकर 10 मिनट पर हम अपनी तासिका समाप्त करेंगे। तो देखिए, भाषा शिक्षण में मातृभाषा, समस्रोतीय द्वितीय भाषा, समस्रोतीय देशज द्वितीय भाषा, विषम स्रोतीय देशज भाषा तथा विदेशी भाषा, विदेशी भाषा में भी समस्रोतीय विदेशी भाषा और विषम स्रोतीय विदेशी भाषा, इस प्रकार से ये 4 वर्ग होते हैं। फिर से कह रहा हूं, मातृभाषा एक अलग वर्ग हुआ, और अन्य भाषाओं में समस्रोतीय देशी भाषा, विषम स्रोतीय देशी भाषा, समस्रोतीय विदेशी भाषा और विषम स्रोतीय विदेशी भाषा, इस प्रकार के 4 वर्ग अन्य भाषाओं में या द्वितीय भाषा में हमारे हो सकते हैं। अब हम चलते हैं भाषा के विविध रूपों पर। अत्यंत संक्षेप में कहेंगे, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है। लगभग 5 मिनट में हम इसे पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। भाषा के विविध रूप, ध्यान दें, जो हमारे पूर्वज आदि मानव थे, उन आदि मानवों ने भाषा एवं विचार बोध तथा इसके विनिमय के लिए सबसे पहले देह भाषा या देह बोली का प्रयोग किया, जिसे अंग्रेजी में बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। जैसे सिर हिलाना, आंख दबाना, आंखें बंद करना, आंखें खुली करना, भ्रूभंग करना, हाथ उठाना, हाथ गिराना, सिर हिलाना
इस प्रकार हिलाना, इस प्रकार हिलाना, इस प्रकार हिलाना, आंखों से कोई इशारा करना, भ्रूभंग करना, ये सारी हमारे आद्य मानव की देह बोली या बॉडी लैंग्वेज या शारीरिक भाषा के उदाहरण हैं। और उसका वो पहले सहारा लिया करते थे। इसके साथ ही उसने कुछ ध्वनि प्रतीकों का भी प्रयोग करना आरंभ किया होगा, जिससे भाषा का आविष्कार हुआ, भाषा बनी। ध्वनि प्रतीकों के रूप में आविष्कृत भाषा को वाचिक भाषा कहते हैं। मतलब भाषा जो जिसका पहले देखिए कुछ ध्वनियां, यानी जब हमारे पूर्वज ने, जब वो जंगली अवस्था में था, तो कुछ ध्वनियों का उसने उच्चारण करना सीख लिया और धीरे 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 यही ध्वनियां हमारी वाचिक भाषा बन गई। जो आविष्कृत होकर के आज की भाषाएं बन गई है। आरंभ में मानव भाषा में आंगिक संकेत थे, शारीरिक संकेत थे। बाद में वो वाचिक कम थे, परंतु धीरे 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 आंगिक संकेत कम होते गए, शारीरिक संकेत कम होते गए, देह बोली कम होती गई, शारीरिक बोली कम होती गई और धीरे 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 वाचिक संकेत और बढ़ते गए, ध्वनि प्रतीक और बढ़ते गए। और उन ध्वनि प्रतीकों को बढ़ते 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 आज की ये हजारों भाषाएं निर्माण हुई है। भाषा का प्रयोग मनुष्य अपने सामूहिक अथवा सामाजिक जीवन में ही करता है और वहीं से वो सीखता भी है। अकेले में आदमी भाषा के सहारे सोचता जरूर है, लेकिन उसका मुखर प्रयोग समाज में करता है। मतलब समाज से संबंध बनाने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। अगर मैं सोचूं अपने मन में, तो वो मेरी अपनी बात होगी, वो सोच विचार करेगा, उसके लिए भाषा की आवश्यकता जरूर है, लेकिन उसका प्रकटीकरण करने के लिए, समाज के साथ संबंध करने के लिए वाचिक भाषा की जरूरत है। वह मानसिक भाषा है और मानसिक भाषा का ही वाचिक भाषा में रूपांतर होता है जब हम अपने से अलावा किसी अन्य के साथ बोलने का व्यवहार करते हैं। और भाषा का वाचिक मुखर प्रयोग समाज में करता है और समाज में ही भाषा का विकास होता जाता है। अतः भाषा आद्यांत सामाजिक संस्था है। जिस प्रकार से अलग अलग संस्थाएं, जैसे विवाह संस्था, जैसे राजकीय संस्था, सामाजिक संस्थाएं हैं, उसी प्रकार भाषा भी एक प्रकार से सामाजिक संस्था है, सोशल सिस्टम है। भाषा मूलतः वाचिक या मौखिक उपलब्धि होती है, जिसका प्रयोग वर्तमान काल में सम्मुख उपस्थित लोगों के समक्ष अपने भाव, अपने विचार की अभिव्यक्ति करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव ने अपनी अनुपस्थिति में कोई सूचना पीछे छोड़ जाने, सूचनाओं को भंडारित करने या किसी अन्य अनुभव को सुरक्षित रखने के लिए अपने विचारों और अपनी भावनाओं को समय से आगे बढ़ाकर उसे कालातीत बनाने की आवश्यकता उसे अनुभूत हुई। इसके लिए वो पहले रेखांकन करता था, मतलब एक आंकड़ा, 2 रेखाएं, 3 रेखाएं, 4 रेखाएं, इससे लिपि की निर्मित हुई। इससे लिपि की निर्मित हुई और लिपि से लिखित भाषा की निर्मित हुई, मौखिक भाषा की निर्मित और बाद में लिखित भाषा की निर्मित। क्योंकि आज मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो 2-3 मिनट में मैं खुद भूल जाऊंगा, लेकिन वही अगर मैं लिख करके रखूंगा, रिकॉर्डिंग करके रखूंगा, तो उसका उपयोग मेरे लिए हो सकता है। इसलिए भाषा के साथ साथ लिपि भी अत्यंत आवश्यक है। जो कुछ कहा गया है, जो कुछ बोला गया है, उसको लेखित में लाने के लिए। इसलिए 4 कौशल भाषा के मैंने बताए थे, वो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें से पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के हैं और सुनना और बोलना ये वाचिक भाषा के हैं। देखिए धीरे धीरे प्राचीन काल में क्या हुआ होगा कि जो बातें उसे याद रखनी है हमारे पूर्वज को, उस भाषा को, उस चित्र को वो चित्र में, रेखा में अंकित करते रहा होगा। पहले गुफा की दीवारों पर, और धीरे धीरे उससे चित्र बने होंगे, फिर पत्थरों पर, फिर लकड़ी पर, फिर ताड़पत्र पर और फिर कागज पर वो रेखांकन होता रहा और लिखित भाषा, लिपि का भी आविष्कार होता गया है। उसी को कहा जाता है, देखिए, कीलाक्षर। और इन्हीं कीलाक्षरों से बाद में जाकर के लिपि का विकास हुआ और भाषा का लिखित रूप लिपि के रूप में अस्तित्व में आया होगा।
आज हम यहाँ रुक जाते हैं। कल की तासिका में हम इस भाषा पर अधिक विचार करेंगे। भाषा शिक्षण और भाषा शिक्षण के अलग अलग कौशल्यों पर बाद में चर्चा करेंगे। कल बराबर 11:40 पर आप अगर उपलब्ध हो जाएंगे तो हमारी तासिका आगे बढ़ पाएगी, वरना और छात्र भी कुछ कम आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ऑफलाइन में भी केवल रामजी मुंदड़ा एक ही छात्र आता था, कभी कभी दूसरा एक शेख नाम का छात्र आता था। वो ऑनलाइन भी आना बंद हो गए हैं, पता नहीं क्यों। शायद उनको इस बात का विश्वास है कि अध्यापकों की आवश्यकता नहीं है उनके लिए। तो अच्छी बात है, जिनको अध्यापकों की पढ़ने पढ़ाने की आवश्यकता है वो अवश्य ऑनलाइन की तासिकाएं करें। जिनको कोई आवश्यकता नहीं लगती तो ये उनकी अपनी मर्जी है। आज हम इतना कह करके विदा चाहते हैं। कल की तासिका में बराबर 11:40 पर आपको उपस्थित रहना है। जय हिंदी, जय नागरी, धन्यवाद।